हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे और इस न्यूज़पेपर की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकती है या फिर जो आजकल कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी न्यूज़ें हैं उन सभी न्यूज़ को हम आज के न्यूज़पेपर में कवर करेंगे। वो एडिटोरियल पेज, बिजनेस, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल सभी पेजों को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज की मोटिवेशन लाइंस देख लेते हैं। सफलता की यात्रा में धूप का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके लिए जो ये धूप का काम करती हैं वो असफलताएं काम करती हैं। जब आप एग्ज़ाम देते हैं और अगर आपकी तैयारी में कोई चूक रह जाती है तो वो आपको सफल नहीं होने देती है और यही असफलता आपके लिए धूप का काम करती है। आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, जितनी तत्परता से, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, सफलता उतनी आपके करीब पहुंचेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि वो धूप आपके छाँव में बदलेगी और उस छाँव से आपको संतुष्ट नहीं होना है। अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे तो अपनी सफलता को उसी बिंदु पर रोक देंगे, यानी आपको प्रयास करते रहना है। अगर आपको छाँव मिल भी जाती है तो भी आप निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ने की, अच्छे पद पर जाने की। तो इसी लाइन के साथ अब आज के न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नेशनल पेज। नेशनल पेज में हमारे लिए 5 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है 48 दिन बाद कल से ट्रैक पर फिर से ट्रेनें दौड़ेंगी और वो कौन कौन से रूट होंगे और इसमें कौन से पॉइंट रखे गए हैं, इन सभी न्यूज़ को हम इस हेडलाइन में देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है पहले हफ्ते ट्रायल पर काम करेंगे कारखाने। कारखानों को सख्त मानकों के साथ, सुरक्षा मानकों के साथ ट्रायल की सुविधा दी जाएगी, यानी कि वो किस तरीके से काम करेंगे इस पर ट्रायल रखा जाएगा। दो जगहों पर भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़े हैं, उसमें कुछ जख्मी भी हुए हैं। ये पूरी न्यूज़ क्या है ये हम देखेंगे। चौथी न्यूज़ है कि देश में 3 दिन में अचानक अचानक क्या ये संभावित ही था कि एकदम से आंकड़े बढ़ेंगे कोरोना संक्रमित लोगों के, और वो हुआ भी है। 3 दिन में लगभग 10,000 केस बढ़ गए हैं। और पांचवी न्यूज़ है हमारे लिए, भारत ने बनाई स्वदेशी जांच किट कोविड कवच। तो हम अपनी सबसे पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी 48 दिन बाद कल से ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ेंगी। 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन के चलते थमे यात्री ट्रेनों के पहिए अब चलने को तैयार हैं। सरकार ने सीमित रूटों पर ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। मंगलवार को नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस के 15 रूट पर एसी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 500 किलोमीटर के दायरे वाले शहरों को जोड़ने वाली वंदे भारत, तेजस, शताब्दी और जन शताब्दी की शुरुआत अगले चरण में होगी। मंगलवार से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के लिए सोमवार शाम 4 बजे से टिकट बुकिंग शुरू होगी। टिकट ऑनलाइन ही लेना होगा। रेलवे के मुताबिक 15 रूटों पर कुल 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी कुल 15 जोड़ी ट्रेनों का संचालन होगा। यानी जो आएगी जाएगी ट्रेन वही आएगी। नई दिल्ली से छूटने के बाद ये ट्रेनें कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ही रुकेंगी। सरकार शताब्दी जैसे एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने पर भी विचार कर रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में फिलहाल औसतन 1,000 सवारियां बैठाई जा रही हैं। इसकी खामियों को दुरुस्त करते ही शताब्दी जैसी ट्रेनों के संचालन पर विचार शुरू किया जा सकता है। इनमें 1200 सवारियां आराम से बैठ सकती हैं। अब किन रूटों पर ट्रेन चलेगी वो रूट देख लीजिए। नई दिल्ली से अगरतला, डिब्रूगढ़, हावड़ा, पटना, रांची, भुवनेश्वर, मुंबई सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, चेन्नई, बिलासपुर, मड़गांव, अहमदाबाद व जम्मू तवी के लिए चलेंगी और ये सभी ट्रेनें नई दिल्ली से चलेंगी। याद रखिएगा, इन सभी स्टेशन से नई दिल्ली के लिए ट्रेनें रवाना की जाएंगी। बुकिंग कैसे होगी? शाम 4 बजे से आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुकिंग शुरू होगी। किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर ही होगा। स्टेशन काउंटर पर कोई लेन देन नहीं होगा। प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं मिलेगी। अब किन बातों का ध्यान रखना है आपको, ये कुछ पॉइंट्स के तौर पर दिए गए हैं, वो देख लीजिए।
यात्रा से कम 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना अनिवार्य होगा। बिना लक्षण वाले लोगों को ही मिलेगी यात्रा की अनुमति। मास्क पहनना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। सभी के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य होगा। टिकट बुकिंग में किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। तत्काल, प्रीमियम तत्काल और करंट बुकिंग नहीं होगी। अभी केवल एसी कोच के साथ ही चलेंगी सभी स्पेशल ट्रेनें। ट्रेन में कंबल और चादर की सुविधा यात्रियों को नहीं मिलेगी। एसी कोच का तापमान भी सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा रखा जाएगा। सफर के रास्ते में खाने पीने का कोई सामान नहीं दिया जाएगा। इसमें एक छोटा सा अलग से पॉइंट दिया गया है, यानी कि हेडलाइन दी गई है कि अगले हफ्ते से मिलेगी लॉकडाउन में बड़ी राहत। 18 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के साथ सरकार और छूट देने का मन बना रही है। सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में इसका खाका तैयार हो सकता है। वैसे तो कोरोना के प्रसार को रोकने की दिशा में लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक यह 5वीं है, लेकिन इस पर निगाहें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि इस बार बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को विचार करने को कहा गया है। मंगलवार से कुछ रूटों पर यात्री ट्रेनों के संचालन के ऐलान के बाद इस बैठक से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल होंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले क्षेत्रों में ज्यादातर गतिविधियों को छूट दे दी है। इस छूट के बाद पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। बावजूद इसके अब केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक में यह राय बनती दिख रही है कि हमें इसके साथ जीना ही होगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। अब पहले हफ्ते ट्रायल पर काम करेंगे कारखाने। लगभग 8 सप्ताह के लॉकडाउन से बाहर निकलने की कोशिश रफ्तार पकड़ने लगी है। इस बीच विशाखापट्टनम हादसे से सतर्क केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को स्पष्ट कर दिया है कि शुरुआत के 1 हफ्ते उन्हें ट्रायल पर काम करना होगा। इस दौरान यह दुरुस्त करना होगा कि फैक्ट्री में मशीनें सही से काम करें, कहीं पाइप में कोई जहरीली गैस ना हो, स्टोर में भी किसी तरह का कोई खतरनाक कच्चा माल ना पड़ा हो जिससे दुर्घटना की आशंका रहे। गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। लंबे लॉकडाउन के बाद कंपनियों के लिए और 1 हफ्ते तक मैन्युफैक्चरिंग टालना यूं तो बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि प्रावधानों का पालन किया जाए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बाबत पत्र भी भेजा गया है। दरअसल लॉकडाउन की घोषणा के बाद कंपनियों को एक बार की सब कुछ बंद करना पड़ा था। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में पाइप में या कहीं और कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इससे बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी औद्योगिक व मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के सामने स्पष्ट किया गया है कि उन्हें सबसे पहले अपनी सेफ्टी ऑडिटिंग करनी होगी। सारी पाइपलाइन, वाल्व, ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले उपकरणों समेत अन्य महत्वपूर्ण कल पुर्जों की जांच करनी होगी। सेफ्टी से जुड़े सारे परीक्षण के साथ ही किसी जहरीली गैस या तत्व के लीकेज होने की आशंका पर खास तौर पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट न्यूज है, 2 जगहों पर भिड़े भारत और चीन के सैनिक। तकरीबन 3 वर्ष बाद एक बार फिर चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा में आकर प्रवेश कर सामान्य चल रहे हालात को तनावग्रस्त करने की कोशिश की है। पूर्वी लद्दाख व सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प का मामला सामने आया है। सैनिकों के बीच हाथापाई भी हुई है। इस टकराव में दोनों ओर से कई सैनिकों को चोट पहुंची है। दोनों सेनाओं के बीच टकराव की यह स्थिति चीन की पेट्रोलिंग पार्टी की तरफ से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश के चलते बनी। सरकारी स्तर पर इस बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमांकन नहीं होने की वजह से गर्मी के महीनों में अक्सर चीन के सैनिक अतिक्रमण की कोशिश करते हैं, जिससे टकराव की स्थिति बन जाती है। फिलहाल दोनों पक्षों में बातचीत के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक सिक्किम के नाकुला इलाके में 5 मई को
चीन के कुछ सैनिकों ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते करीब 150 सैनिक एक दूसरे के सामने आ गए। इस तनी में पथराव का भी रूप ले लिया। इस टकराव से दोनों तरफ के तकरीबन 1 दर्जन सैनिक घायल होने की खबर है। इसी तरह की घटना पूर्वी लद्दाख के पेओंग लेक के उत्तर की ओर हुई। यहाँ तकरीबन पूरी रात टकराव की स्थिति बनी रही। करीब 200 सैनिक एक दूसरे के सामने आ गए थे। दोनों तरफ से अतिरिक्त टुकड़ियां भी बुला ली गई थीं। फिलहाल दोनों जगहों पर मामला सुलझा लिया गया है। उल्लेखनीय है कि सिक्किम के उत्तरी हिस्से में नाकुला तकरीबन 5259 मीटर पर स्थित एक दर्रा है, जिस पर चीन बहुत पहले से अपना दावा ठोकता रहा है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देश में 3 दिन में लगभग 10,000 बढ़े कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों में ही संक्रमितों की संख्या तकरीबन 10,000 बढ़ गई है। महाराष्ट्र और गुजरात के साथ ही तमिलनाडु में सबसे तेज गति से मामले बढ़ रहे हैं। रविवार को देश भर में करीब 3300 नए मामले मिले हैं, जिसमें इन 3 राज्यों में ही 2300 से ज्यादा मामले मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 66,000 को पार कर गया है और 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। लगभग 20,000 लोग अभी तक स्वस्थ हुए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,277 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या 62,939 हो गई है, जबकि इस दौरान 128 लोगों की जान और मृतकों का आंकड़ा 2,109 पर पहुंच गया है। इन आंकड़ों में शनिवार सुबह से रविवार सुबह 8 बजे तक के मामले शामिल हैं। नेक्स्ट अब न्यूज पर आते हैं। भारत ने बनाई स्वदेशी जांच किट कोविड कवच। कोरोना महामारी से लड़ाई में भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई है। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को दी है। उन्होंने कहा कि एक पाली में एक साथ 90 सैंपल की जांच के लिए भारत ने अपनी स्वदेशी किट कोविड कवच विकसित की है। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने में यह अहम भूमिका अदा करेगी। उन्होंने कहा कि यह मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। इस कोविड कवच किट से न केवल एक दिन में कई जांच हो सकेंगी, बल्कि इसमें अधिक से अधिक कोरोना पॉजिटिव का पता लगाने में जांच दल को मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने यह पहली स्वदेशी एंटीबॉडी जांच किट विकसित की है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने कई ट्वीट में कहा है कि पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने शरीर में कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी जांच किट सफलतापूर्वक विकसित की है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षण सॉर्स CoV-2 संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में अहम भूमिका निभाएगी। तो ये नेशनल पेज की 5 न्यूज थी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। पहली न्यूज है 41 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, और दूसरी न्यूज है चीन जा चुके एयर इंडिया के 5 जो पायलट हैं वो पॉजिटिव मिले हैं, यानी कोरोना वायरस से पॉजिटिव मिले हैं। तो हम अपनी पहली न्यूज को देख लेते हैं। 41 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 41 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। जान गंवाने वालों की संख्या 2,82,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका इस महामारी में सर्वाधिक प्रभावित है। अकेले इस देश में 13.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और अब तक 80,000 से ज्यादा लोग की जान जा चुकी है। इस बीच विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि संक्रमित मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कई देशों में टेस्टिंग बहुत सीमित संख्या में हो रही है। स्पेन सहित कुछ देशों में रोजाना होने वाली मौतों की संख्या में जरूर कमी आई है, लेकिन लॉकडाउन से दी जा रही छूट दूसरे दौर के संक्रमण का कारण बन सकती है। लॉकडाउन से छूट दिए जाने के कुछ दिनों बाद जर्मनी में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां 667 नए मामले मिले हैं।
जर्मनी के रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट फॉर डिसीज कंट्रोल ने अपनी नियमित ब्रीफिंग में बताया कि फिलहाल दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की दर देश में 1.1% हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स ने आगामी शुक्रवार से लॉकडाउन में छूट का ऐलान किया है। इसके तहत रेस्टोरेंट, खेल के मैदान और स्विमिंग पूल को सीमित संख्या के साथ खोल दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से सबसे ज्यादा न्यू साउथ वेल्स ही प्रभावित है। अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अफ्रीकी महाद्वीप में संक्रमण के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाद्वीप के कुल 54 देशों में अब तक सिर्फ छोटे से देश लेसोथो में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्पेन में पिछले 24 घंटे में 143 लोगों की मौत हुई है। देश में 18 मार्च के बाद यह पहला मौका है जब मृतकों की संख्या इतनी कम है। रूस में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के रिकॉर्ड 11,012 नए मामले सामने मिले हैं। इसके तहत देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख से ऊपर हो गई है और अब तक 1915 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में रविवार को 802 नए मामले सामने आए हैं। इटली में पिछले 24 घंटे में 165 लोगों की मौत हुई है और अब तक इसमें 30,560 लोगों की मौत हो चुकी है। जापान की राजधानी टोक्यो में 90% से ज्यादा अस्पताल भर गए हैं। टोक्यो में मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाकर 4,000 की गई है, जबकि अब तक 5,000 से ज्यादा संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इसे देखते हुए जल्द 2 और बाजार बेड की व्यवस्था की जा रही है। अब इसमें छोटे छोटे और पॉइंट्स दिए गए हैं, वो देख लेते हैं कि दक्षिण कोरिया में एक माह बाद सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं। कोरोना पर काबू पाने की ओर बढ़ रहे दक्षिण कोरिया में बीते 24 घंटे में 34 नए मामले सामने आए हैं। पिछले एक माह के दौरान एक दिन में ये सर्वाधिक मामले हैं। मामलों में आई तेजी ने चिंता बढ़ा दी है। ताजा आंकड़े जारी करते हुए रविवार को रोग नियंत्रण केंद्र ने बताया कि 34 में से 26 लोगों को संक्रमण स्थानीय स्तर पर हुआ है। पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। सिंगापुर में फिर संक्रमित मिले हैं 873 विदेशी कामगार और यूएई की मदद के लिए दुबई पहुंची 88 भारतीय नर्सें। नेक्स्ट न्यूज है, चीन जा चुके एयर इंडिया के 5 पायलट पॉजिटिव पाए गए हैं। एयर इंडिया के 5 पायलट प्री फ्लाइट टेस्ट में संक्रमित मिले हैं। साथ ही इंजीनियरिंग सेवा प्रदाता कंपनी AIESL के 2 कर्मचारी भी पॉजिटिव हैं। मुंबई में तैनात बोइंग 787 विमानों के ये पायलट पिछले 3 हफ्ते से उड़ान पर नहीं गए थे, लेकिन सूत्रों ने बताया कि 20 अप्रैल से पहले वे कार्गो उड़ान लेकर चीन गए थे। ये पायलट शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भरने वाले थे। सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया ने उड़ान ड्यूटी के पहले जांच को अनिवार्य किया है। एयर इंडिया के 5 पायलट संक्रमित पाए गए थे और हमें लगता है कि किट में गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। सूत्रों ने बताया कि इन पायलटों के अलावा एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड का एक तकनीशियन व एक चालक भी पॉजिटिव मिला है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 5 न्यूज हैं। पहली न्यूज है सैलरी पेमेंट, यहाँ पर सैलरी पेमेंट कर्ज पर क्रेडिट गारंटी की तैयारी। दूसरी न्यूज है उद्योग चलने को तैयार पर मुश्किलें बेशुमार। तीसरी न्यूज है वित्त मंत्री की आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक होगी और यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चौथी न्यूज है आर्थिक आंकड़ों और कोरोना के ट्रेंड पर चलेगा बाजार। और 5वीं न्यूज है हमारी प्री पैकेज रिजोल्यूशन प्लान से मिलेगी मदद। तो हम इसमें अब अपनी पहली न्यूज देख लेते हैं। पहली न्यूज है सैलरी पेमेंट कर्ज पर क्रेडिट गारंटी की तैयारी। कोरोना वायरस संकट से जूझ रही इकोनॉमी को राहत देने वाले पैकेज के हिस्से के तौर पर सरकार MSME सेक्टर के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना पर विचार कर रही है। इसके तहत जिन सूक्ष्म, छोटी व मझोली कंपनियों यानी
एमएसएमई को अपने कर्मचारियों को सैलरी के भुगतान में दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें इसके लिए सरकारी बैंकों की तरफ से कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इस कर्ज की गारंटी सरकार लेगी ताकि कंपनियों के डिफॉल्ट होने की स्थिति में कर्जदाताओं को नुकसान नहीं हो। एमएसएमई को जो परिचालन कर्ज दिया जा रहा है, नया कर्ज उससे अलग होगा और सिर्फ कर्मचारियों को सैलरी भुगतान के लिए दिया जाएगा। सैलरी भुगतान के लिए एमएसएमई को 15% तक अतिरिक्त कर्ज देने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल सरकार एमएसएमई को परिचालन पूंजी के 10% तक अतिरिक्त कर्ज दे रही है और जरूरत के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, उद्योग चलने को तैयार पर मुश्किलें बेशुमार। कोरोना संकट से थमी औद्योगिक विकास की रफ्तार को गति देने के लिए केंद्र के साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत तमाम राज्य सरकारें एक एक कर ढील दे रही हैं। श्रम कानून में बदलाव किया जा रहा है। इसके बावजूद मुश्किलें इतनी ज्यादा हैं कि औद्योगिक इकाइयों व अन्य कारोबार में काम शुरू नहीं हो पा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के आवागमन को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं, लेकिन इसका नुकसान उसे भी हो रहा है। बॉर्डर सील होने से हरियाणा में ना तो दिल्ली से कच्चा माल आ पा रहा है, न ट्रेंड कामगार पर आ पा रहे हैं। उद्यमियों का कहना है कि दिल्ली से लगते हरियाणा के जिलों में ही ज्यादा औद्योगिक गतिविधियां हैं और ये रेड जोन में है। जरूरी वस्तुओं को लाने और ले जाने में दी गई छूट भी बेमानी है। पुलिस की बेवजह पूछताछ से उद्यमी और ट्रांसपोर्टर भी परेशान हैं। नेक्स्ट न्यूज है, वित्त मंत्री की आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ होगी महत्वपूर्ण बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक करेंगी। इस बैठक में कर्ज आवंटन और बंटवारा समेत अन्य प्रमुख मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। कोविड-19 संकट के दौरान और उसके बाद इकोनॉमी को गति देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में जो कटौती की गई है उसमें से ग्राहकों को कितना फायदा पहुंचा है। मोरेटोरियम को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही है। आरबीआई ने 27 मार्च को रेपो रेट में 75 आधार अंकों की कटौती कर दी थी। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने बैंकों को यह निर्देश भी दिया था कि वे अपने ग्राहकों को खुदरा लोन चुकाने में 3 महीने की मोहलत दें। इसके तहत ग्राहक चाहें तो वे मार्च, अप्रैल और मई में दे ईएमआई स्थगित कर बाद में चुकाने के विकल्प का लाभ ले सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की थी। नेक्स्ट न्यूज है, आर्थिक आंकड़ों और कोरोना के ट्रेंड पर चलेगा बाजार। पिछले 2-3 हफ्तों से प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजों और तात्कालिक घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया दे रहे शेयर बाजार के लिए इस सप्ताह भी चुनिंदा आंकड़ों को छोड़ कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। जानकारों का मानना है कि इस सप्ताह का कोरोना कारोबार प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजों, बड़े आर्थिक आंकड़ों और कोरोना के ट्रेंड पर निर्भर करेगा। अब तक जितनी कंपनियों के तिमाही नतीजे आए हैं, आने वाली कुछ तिमाहियों के आउटलुक को लेकर निवेशकों में बहुत सकारात्मक रुख नहीं दिखता है। जानकार मानते हैं कि निकट भविष्य में शेयर बाजारों की चाल मुख्य रूप से कोरोना के बदलते ट्रेंड और इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर निर्भर करेगी। पिछले सप्ताह शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक के वित्तीय नतीजे आए थे और सोमवार को उसके शेयरों पर निश्चित रूप से नतीजों का असर दिखेगा। पिछले सप्ताह सेंसेक्स में करीब 2075 आंकड़ों की गिरावट दर्ज की गई थी। इस सप्ताह भी जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे उन पर निवेशक प्रतिक्रिया देते दिखेंगे। नेक्स्ट है, प्री पैकेज्ड रेजोल्यूशन प्लान से मिलेगी मदद। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान में प्री पैकेज शर्तों के साथ चलने से उद्योग जगत को बहुत फायदा होगा। जानकारों का कहना है कि इससे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष
इंसॉल्वेंसी के लिए आने वाले मामलों में भी बड़ी कमी आएगी। दिवालिया मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सरकार प्री पैकेज्ड कारपोरेट इंसॉल्वेंसी के बारे में विचार कर रही है। इसके तहत कर्जदाताओं और कर्जदार के बीच इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से पहले ही रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर सहमति बन जाएगी। पिछले वर्ष कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन प्लान पर विचार आमंत्रित किए थे, लेकिन इस प्रावधान पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। तो ये बिजनेस पेज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण। पहला आर्टिकल है छोटे उद्योगों को चाहिए बड़ी राहत। जिस तरीके से लॉकडाउन में और कोरोना वायरस से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उससे सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है और आगे आने वाले समय में आएगी, वो छोटे उद्योगों को आएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले एमएसएमई के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं और ऐसे में उनका समय रहते समाधान बेहद आवश्यक है। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है चैम्बर ऑफ इंडियन एमएसएमई के प्रेसिडेंट मुकेश मोहन गुप्ता द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल है आपदा के समय अनावश्यक राजनीति। जिस तरीके से यह इस समय आपदा की स्थिति है कोरोना वायरस से, उसमें भी कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति से नहीं मान रहे हैं। वो किसी न किसी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि इस समय उन्हें एकजुटता दिखानी चाहिए थी। उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। तीसरा आर्टिकल है कोरोना के साथ जिंदगी। देखिए, आने वाले समय में हम और आप किसी न किसी तरीके से कोरोना से जो बचाव के अभी नियम हैं उसका पालन करते रहेंगे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथों को धोना, सैनिटाइज करना। ये अब हमारी जिंदगी के अहम हिस्से बन जाएंगे। इसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। तो सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है छोटे उद्योगों को चाहिए बड़ी राहत। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों यानी एमएसएमई भले ही आकार में छोटे हों, लेकिन देश की तरक्की में उनकी बड़ी अहमियत है। वे आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार सृजन के सबसे बड़े संवाहक हैं। मौजूदा कोरोना संकट पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव भी उन पर ही पड़ता दिख रहा है, क्योंकि उनके पास बड़ी कंपनियां जितने संसाधन नहीं हैं। चूंकि मांग में लगातार गिरावट जारी है और हाल फिलहाल सुधार के आसार नहीं दिख रहे, इसलिए इन उद्यमियों के लिए कर्ज की अदायगी से लेकर कर्मचारियों को वेतन देने जैसी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी मुश्किल होगा। उन समस्याओं का खाका खींचा जाना बेहद आवश्यक है जिनसे एमएसएमई करीब साल भर तक जूझने को मजबूर होंगे। नकदी की किल्लत के कारण छोटे उद्यमियों के समक्ष वेतन, बिजली बिल, किराया, टेलीफोन बिल, ब्याज कर्ज की मूल किस्त और अन्य अनेक खर्चों के लिए वित्तीय बंदोबस्त की समस्या मुंह बाय खड़ी है। लॉकडाउन समाप्ति के कम से कम 3 महीने तक तो ये दुश्वारियां बहुत परेशान करेंगी। तमाम छोटे उद्योगों को इस संकट से भी दो चार होना पड़ेगा। देखिए, जितने भी छोटे उद्योग होते हैं वो बड़े पैमाने पर अपना उत्पादन तो करते नहीं हैं, और इनके पास जो श्रमिक होते हैं वो भी सीमित श्रमिक होते हैं, और उनकी जो आय, उनको जो वेतन दिया जाता है वो भी सीमित दिया जाता है। इनका जो उत्पादन होता है वो सीमित होता है, इसलिए बाजार में इनकी पहुंच कम होती है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये वैसे जब बड़े उद्योगों की, बड़े कंपनियों की हालत जब इस समय खस्ता है, तो जब ये छोटे उद्योग उठेंगे, इन्हें फिर से परिपक्व होने में, अपने आप को स्टेबल करने में काफ़ी समय लगेगा। अपने कर्मचारियों को वेतन देना, जो इन्होंने कर्ज ले रखा है उसकी अदायगी, और अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको फिर से मार्केट में लाना, ये जो समस्याएं हैं इनसे छोटे उद्योगों को निश्चित तौर पर रूबरू होना पड़ेगा। छोटे उद्यम पीएसयू और बड़ी दिग्गज कंपनियों से भुगतान में लेट लतीफी जैसी समस्याएं भी झेलते हैं। आने वाले महीनों में ये समस्याएं और विकराल हो सकती हैं, क्योंकि इन इकाइयों में काम करने वाले अधिकांश कामगार अपने गांव घर की ओर कूच कर गए हैं। ऐसे में उन्हें सामान्य कामकाज बहाल करने में लंबा समय लग सकता है। इसी तरीके से ऑर्डर निरस्त होने, श्रम विवादों,
कर्ज के मूल और ब्याज की अदायगी न होने जैसे तमाम कारणों के चलते मुकदमों की भी संख्या बढ़ सकती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि जो श्रमिक हैं या फिर जो जिन्होंने कर्ज दे रखा है, अब ये कंपनियां उन्हें कर्ज तो वापस करने में इस समय असमर्थ हैं। कुछ मोहलत भी हो सकता है कर्जदार दे दें, लेकिन मोहलत भी एक समय सीमा तक दी जाएगी। उसके बाद भी अगर राहत नहीं मिलती है, यानी कि कर्ज वापस नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में कई केसेस बढ़ने की भी उम्मीद इसमें अब जताई जा रही है। चूंकि एमएसएमई की समस्याएं इतनी व्यापक हैं कि केवल सरकार के भरोसे ही उनका समाधान संभव नहीं है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संस्थान की भी अहम भूमिका है। एमएसएमई ने किसी न किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से मियादी कर्ज लिया होता है। ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए लॉकडाउन हटाए जाने के 6 महीने तक इनकी किस्तों की मियाद नए सिरे से तय की जाए। चूंकि कोरोना के कहर के चलते इतनी दिक्कतें अचानक से आ गई हैं, तो भुगतान के मोर्चे पर समस्याएं भी आएंगी। ऐसे में समय रहते उनके समाधान पर भी विचार किया जाए। इस स्थिति में पीएसयू और सभी सरकारी विभागों द्वारा एमएसएमई के बकाये का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए। यदि लॉकडाउन से पहले किसी ऑर्डर के मामले में आदेश एमएसएमई के पक्ष में आया हो, तो उनके खिलाफ अपील की अनुमति न दी जाए। अपने सभी आपूर्तिकर्ता एमएसएमई के लिए पीएसयू सरकारी विभागों द्वारा लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाना चाहिए। उचित खरीदारों के साथ एमएसएमई के सभी लेन देन केवल टीआरईडीएस के जरिए होने चाहिए। निश्चित ही कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजा संकट एक बहुत बड़ी आपदा है, फिर भी विश्वास है कि हम भारतीय इस आपदा को एक अवसर बनाएंगे। एमएसएमई एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने भी बार बार इस संकल्प को दोहराया है। सस्ते श्रम, युवा पीढ़ी और नई कंपनियों के लिए कर की न्यूनतम दर जैसे कई आकर्षक पहलू इस दौर में भारत को आकर्षक बनाते हैं। वहीं अमेरिका और चीन के बीच तनातनी भी भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आपदा के समय अनावश्यक राजनीति। आदिम समाज की जीवन शैली का विकास जीने की इच्छा और मृत्यु भय की छाया में हुआ। आत्मरक्षा की भावना और जीने की इच्छा ही सभ्यता के विकास की प्रेरक रही है। प्राकृतिक आपदाएं या युद्ध विभत्स मृत्यु भय लाते हैं। भारत में महाभारत काल में सभा जैसी लोकतंत्री संस्थाएं थी, वे असफल हुई। महायुद्ध हुआ, यह राष्ट्रीय आपदा थी। युधिष्ठिर जीत गए, लेकिन नरसंहार ने उन्हें व्यथित किया। जीवन का दृष्टिकोण बदला, वे सत्ता संभालने को तैयार नहीं थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का भी जीवन दृष्टिकोण बदल गया। कोरोना आपदा के प्रभाव से संपूर्ण समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है। सामान्य जन भी गरीबों की सहायता के लिए तत्पर है। समाज संवेदनशील हो गया है। उपभोक्तावाद की जगह आवश्यक वस्तुओं के संयमित उपयोगितावाद का विकास हो रहा है। बेशक शराब की दुकानें खुलने के दिन उमड़ी भीड़ द्वारा अनुशासन तोड़ने की घटनाओं ने निराश किया। स्थानीय प्रशासन ने इसकी सम्य तैयारी नहीं की थी। कोरोना का कहर सारी दुनिया के राष्ट्रों और राष्ट्राध्यक्षों के लिए पहला अनुभव है। विकसित देश भी नागरिकों के बचाव में सफल नहीं है। अमेरिका महाशक्ति भी असफल है। कम्युनिस्ट चीन इसमें किस तरीके से निशाने पर है विश्व के, वो अभी आपने हाल ही के न्यूज़ों में देखा ही होगा। लेकिन भारत सरकार की प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, और ऐसा होना भी इसलिए चाहिए क्योंकि भारत ने जब ये मामला आया था तभी से ही स्क्रीनिंग शुरू की थी। क्योंकि अगर ये तबलीगी जमात द्वारा ये अगर फैलाया ना गया होता कोरोना वायरस, तो अभी तक भारत में स्थिति लगभग आधी होती। संक्रमितों की स्थिति जो इस समय 63,000 है, वो निश्चित तौर पर 32,000 तक ही होती। लेकिन तबलीगी जमात ने ये काम किया है। इसके बावजूद जो देखिए, कोरोना वायरस एक ऐसी आपदा है जिससे महाशक्ति भी नहीं लड़ पा रही है। जैसे अमेरिका, चीन जैसे विकसित देश अगर नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत ने जिस तरीके से अपने सीमित प्रयासों से इस पर काबू पाया है, उन्होंने भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद
उनके भारत के पास शुरुआत में ना तो पीपी किट थी और ना ही उनके पास जांच वाली ज़्यादा किटें थी। उस पर भी इन्होंने प्रधानमंत्री ने जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लॉकडाउन को अनिवार्य किया और कई ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को काफ़ी सम्मान मिला है। केंद्र की आलोचना का एक विषय अर्थव्यवस्था भी है। कुछ दल सरकार पर अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए आय बढ़ाने वाली नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं। राज्यों के पास शराब, डीजल, पेट्रोल की बिक्री पर कर लगाना ही आय का मुख्य साधन है। इसकी आलोचना बेमतलब है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र अध्याय 2 में लिखा है, अकस्मात अर्थ संकट हो जाने पर तत्काल कोष संचय करना चाहिए। आज महामारी में करोड़ों का व्यय हो रहा है, आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, राजकोष बढ़ाने की जरूरत है, रोजगार के अवसर भी बढ़ाने होंगे। निंदक भुखमरी की बेजा आशंका खड़ी कर रहे हैं, जबकि देश में अन्न भंडार लबालब हैं। आपदाएं कष्ट देती हैं, जीवन छीनती हैं, लेकिन वे तमाम अनुभव भी देती हैं। संप्रति एक नई सामाजिक व्यवस्था आकार ले रही है। पंथिक जलसों की भीड़ कम हो रही है, सामाजिक शिष्टाचार बदल रहे हैं, स्वच्छता नया जीवन मूल्य हो रही है। गांवों की तुलना में नगरों में रहने का आकर्षण घटा है। गांवों में महामारी का प्रकोप कम है। महामारी ने रोग निरोधक क्षमता का प्राचीन भारतीय प्रतीक दोहराया है। आधुनिकतावादी की तुलसी और गिलोय का काढ़ा पी रहे हैं। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब फिर से भारत उनकी तरफ लौट रहा है, गाँव की तरफ मतलब जो गाँव में प्रकोप कम है। तो अब वही इसमें बताया गया कि आगे आने वाला जो समय है वो बहुत कुछ बदलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कोरोना के साथ जिंदगी। यह आशा की जाती है कि प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से होने वाली आज की बातचीत में इस पर सहमति बनेगी कि कोरोना के साथ जीने का सिलसिला कैसे कायम किया जाए। जब यह स्पष्ट है कि अभी देश दुनिया को कोरोना के साए में ही जीना होगा, तब फिर उचित यही है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने की रूपरेखा बनाने में देर ना की जाए। ऐसी कोई रूपरेखा तभी प्रभावी साबित होगी जब लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया जाए। वर्तमान परिस्थितियों में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लॉकडाउन को केवल इसलिए खत्म नहीं किया जाना चाहिए कि उसकी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है, बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए कि अब उसके नुकसान अधिक और फायदे कम दिख रहे हैं। यह लॉकडाउन जारी रखने का ही नतीजा है कि कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों पर आधे अधूरे ढंग से ही अमल हो पा रहा है। न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि बंदिशों के बीच औद्योगिक व्यापार जगत अपना काम सही तरह नहीं कर सकता। हालांकि उद्योगों को उत्पादन की छूट देने की तैयारी से यह संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन को और विस्तार न देने का मन बनाया जा रहा है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि सतर्कता बरतने के नाम पर कारोबार जगत अनावश्यक बंदिशों से जकड़ा ना रहे। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे हमारे लिए महत्वपूर्ण। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है खाली स्टेडियम में होंगे फ्रेंच ओपन, ये बोला है बर्नार्ड ने। फ्रांस टेनिस महासंघ के अध्यक्ष बर्नार्ड गुइडिसेली का कहना है कि महासंघ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन खाली स्टेडियम में करा सकता है। कोरोना के कारण फ्रेंच ओपन को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके स्थगन की घोषणा 1 मार्च को की गई थी। उस समय कोरोना से लड़ने के लिए फ्रांस में लॉकडाउन शुरू हो गया था। बर्नार्ड ने कहा कि हमें किसी विकल्प को खारिज नहीं किया है। रोला गैरो मैच और खिलाड़ियों की एक कहानी है। टूर्नामेंट स्टेडियम में हो रहा है और टीवी स्क्रीन पर हो रहा है होगा। खाली स्टेडियम में इसके आयोजन से व्यावसायिक मॉडल का एक हिस्सा टीवी अधिकार यानी कि टूर्नामेंट के राजस्व के 1/3 हिस्से से अधिक चलता रहेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। टूर्नामेंट को फिर से शुरू करने की शुरुआत 20 सितंबर रखी गई थी। तो ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज़ थी। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 48 दिन बाद कल से ट्रैक पर
दौड़ेंगी ट्रेनें। नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस के 15 रूटों पर एसी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। दूसरा पॉइंट है, पहले हफ्ते ट्रायल पर काम करेंगे कारखाने, सभी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए तय किए गए सख्त मानक। तीसरा पॉइंट है, विश्व में 41 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि चपेट में हैं। नेक्स्ट है, देश में 3 दिन में लगभग 10,000 केस बढ़े हैं। सैलरी पेमेंट कर्ज पर क्रेडिट गारंटी की तैयारी और प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन प्लान से मिलेगी मदद। तो ये आज के यानी आज का ये 11 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।